Hello students, from today we will start our syllabus for fourth semester. In fourth semester we have two books of physics. First is the statistical mechanics and second is the waves and optics. तो आज जो मैं आपको बुक स्टार्ट करवा रही हूँ वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारी 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टैटिस्टिकल बेसिस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड यूनिट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मोलिकुलर कोलिजन्स, इक्विपार्टीशन लॉ, ये सब आएगा, जो कि इसका थोड़ा बहुत पार्ट आप केमिस्ट्री में भी बेसिक पढ़ते हो। एंड थर्ड यूनिट है वो टोटली बेस्ड है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पे। एंड जो फोर्थ यूनिट है वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, ये है स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड यूनिवर्सल लॉ इन स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्टली वी शुड नो कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। नो डाउट ये है तो फिज़िक्स का पार्ट हमें पता है, क्योंकि फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। और वैसे ही हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ा उसमें। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो हमारे सेकेंड बुक थी थर्ड सेमेस्टर में, जो कि फिज़िक्स का ही पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो इसी टाइप से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स होता क्या है। देखिए, फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम बहुत सारे पार्टिकल्स की फिज़िकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स के फिज़िकल बिहेवियर की स्टडी होती है। तो वो जो ब्रांच है वो स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स होती है। और वो जो पार्टिकल्स हम बात कर रहे हैं कि हम पार्टिकल्स के फिज़िकल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, प्रोटॉन्स, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है वो पार्टिकल्स, ओके। तो वैसे तो जो हमारे पास ये स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स है, इसका बहुत जगह रोल है, न्यूक्लियर फिज़िक्स में, ऑप्टिक्स में, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, मतलब यूँ लगा लो केमिस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है, और फिज़िक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस में इसका इम्पोर्टेंस है। बट हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं अब, जो हम इस बुक में पढ़ेंगे वो है कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स की एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, वो पढ़ेंगे, ओके। तो अब हम ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। जैसे स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में हमने कहा कि ये एक बहुत सारे पार्टिकल्स की जब फिज़िकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो ऐसे फिज़िक्स की एक ब्रांच है ये, है ना। और इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल डाटा होता है उसकी कलेक्शन से लेके इंटरप्रिटेशन तक की स्टडी करते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल डाटा की कलेक्शन करना, फिर उसको क्लासीफाई करना, फिर उसकी प्रेजेंटेशन, फिर उसको एनालाइज करना, समझना, और फिर इंटरप्रेट करना कि उसको हम क्या समझें। ये सारी जो साइंस है ये स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लें, अगर कि गैस का सैंपल लिया हमने, उसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, हमें पता है, ठीक है। तो कोई ना कोई लॉ होता है जो कि उनके वेलोसिटी, जो उनका मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी तो सेम नहीं होती, किसी की स्पीड कितनी, किसी की कितनी, तो वो जो उनके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं, ऐसे कोई ना कोई लॉज होते हैं। तो वो जो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है ना, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है। स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स की हेल्प से हम उसको स्टडी करते हैं, उनकी स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो ये रोल है स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का, ठीक है। ये तो रहा कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स होता क्या है। अब हम आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स पे, और हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे जाने से पहले कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर को, इस यूनिट को समझने के लिए। ऐसे कुछ कीवर्ड्स आते हैं कि हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या है। तो फर्स्टली हम वो बेसिक टर्म्स समझेंगे
जैसे फर्स्ट हमारी जो बेसिक टर्म है जैसे सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे इंटरेस्ट की है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो सिस्टम है। जैसे सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, और एक हमारे पास होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। देखिए, वैसे इस यूनिट में काफ़ी पार्ट जो है वो डेरिवेशन पार्ट है, बट स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए हमें कम लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि टर्म्स वगैरह आएंगे उनको थ्योरेटिकली समझने की ज़रूरत है। आगे इसका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, वो डेरिवेशन पार्ट आएगा। तो माइक्रोस्कोपिक नाम से पता चल रहा है, माइक्रो वर्ड इज रिलेटेड टू स्मॉल। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या हुआ? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कम है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, एटम, ये सब। तो ऑलमोस्ट ना कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें लगभग 1000 नियर अबाउट पार्टिकल्स होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक में आता है। ओके, फिर आते हैं हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, मैक्रो वर्ड इज रिलेटेड टू द बिग। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसका कोई एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत ही इसका हमारे मेन एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम 1 cc ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं ना एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसमें हम कहते हैं कि 10⁻19 मोलिक्यूल्स होते हैं। तो 1000 मोलिक्यूल्स नियर अबाउट का सिस्टम माइक्रोस्कोपिक में आता है। जब उससे ज़्यादा की बात आती है तो वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। तो इसलिए जैसे इसमें क्या होता है, 1 cc में, हाइड्रोजन के 1 cc में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 10⁻19 मोलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि वाटर की जो एक ड्रॉप होती है ना, सिंगल ड्रॉप, उसके अंदर 10⁻20 मोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये फिर किस में आएगा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म अगर हम ले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंट हम जैसे लैब में करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करना ताकि उससे हमें रिजल्ट्स मिले, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड अप आया, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हमने परफॉर्म करके देखा, तो उसका रिजल्ट क्या है? हेड अप या टेल अप, जो भी है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना इस चीज़ का ट्रायल लिया जा रहा है, एक बार ट्रायल ले लें हम। जैसे फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेलना है तो हम कहते हैं एक बार ये तो फर्स्ट एक ट्रायल लेते हैं। ट्रायल ऑफ एनीथिंग मीन्स एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म करना, ठीक है, ताकि डाटा कलेक्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं ट्रायल। तो ट्रायल इसे कहते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म होना, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फिर है रैंडम ट्रायल। रैंडम ट्रायल का मतलब हुआ कि जब आउटकम जो है ना किसी भी एक्सपेरिमेंट की, किसी ट्रायल की आउटकम वो चांस पे डिपेंड करे, उसको हम यूनिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो या फिर डाई पे क्या लिखा होता है? 1 से लेके 6 तक 1 2 डॉट्स 3 डॉट्स ऐसे करके 1 से लेके 6 तक का उसमें डॉट्स का सिस्टम बना होता है। तो कोई भी जो ट्रायल है उसमें हम क्या कहते हैं? वो रैंडम ट्रायल है। रैंडम ट्रायल क्यों? क्योंकि डाइस को भी उछाला, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो वो चांस पे डिपेंड करती है ना रिजल्ट उसका। उसका कोई पहले से तो प्रोडक्शन नहीं है कि 2 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है 1 से 6 तक। ऐसे ही कॉइन को टॉस किया, हेड भी अप आ सकता है, टेल भी अप आ सकता है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रैंडम ट्रायल, ठीक है। अब जैसे ताश को हमने कार्ड्स लिए, ताश ली और उसमें से एक पत्ता जैसे सपोज हम निकाल रहे हैं, वो पत्ता भी कुछ भी हो सकता है, वो कार्ड कुछ भी हो सकता है, तो वो भी एक रैंडम ट्रायल है जिसको हम, जिसका होना, जिसका ऐसा ट्रायल का आउटकम जिसका चांस पे डिपेंड करता है उसका आउटकम, मतलब कि पहले से प्रोडिक्शन नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या हुआ? ट्रायल का जो भी आउटकम आता है, किसी भी ट्रायल का आउटकम, उससे हम इवेंट कहते हैं। जैसे कॉइन को टॉस किया या
हेड अप आएगा या टेल अप आएगा, तो ये इवेंट है इस टाइप से। फिर नेक्स्ट टर्म है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली नाम से पता चल रहा है कि ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, सेम हो। जैसे कॉइन, कोई सिंपल एग्जांपल लेके चलते जाओ, कॉइन को टॉस किया, हेड भी अप आ सकता है, टेल भी अप आ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉइन को मैंने टॉस किया, हेड अप आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बताओगे 1/2, ठीक है। और टेल अप की पूछूं, वो भी 1/2। तो दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए इनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऐसे डाइस को थ्रो किया, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। चाहे मैं आपसे 2 की आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लूँ, चाहे 4 की, चाहे 5 की, किसी भी नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली मैं पूछ लूँ ना कि इस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे 1/6। तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट्स है, क्योंकि जितने भी इवेंट्स हैं उनकी सभी की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी वो है, सेम है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है कि किसी भी ट्रायल के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, तो मान लो उसमें 6 हमारे पास है ना, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट उसकी हुई 6, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, ताश हैं, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं ना, तो अगर हम किसी उसका पूछूं मैं आपसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स बताओ, तो आप कहोगे 52। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो होती हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे इवेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स जो इकट्ठे नहीं हो सकते, वो हमारे पास होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन को टॉस किया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉइन को टॉस करने पे हेड भी ऊपर आ जाए, टेल भी ऊपर आ जाए। दोनों चीज़ें तो एक टाइम में नहीं आ सकती। एक टाइम में एक ही इवेंट पॉसिबल है कि या तो हेड अप आएगा या टेल अप आएगा सिंगल कॉइन के लिए। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि जो इकट्ठे नहीं हो सकते कभी भी। नेक्स्ट टर्म है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स मतलब जैसे ट्रायल के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं ना, जिससे हमें उसका आउटकम का होने का पता चलता है, वो सारे फेवरेबल इवेंट्स होते हैं। जैसे ये यही लगा लो, डाइस है, उसके 6 फेवरेबल इवेंट्स हुए। या फिर अगर मैं पर्टिकुलर आपसे पूछ लूँ, हाँ ये देखिए, इसको थोड़ा और ध्यान से देखिए। फेवरेबल इवेंट्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम, कि जो हमारी फेवर में है, जैसे मैं पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगा दूँ, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो भी इवेंट्स होंगे वो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 4 कॉइन्स को टॉस किया, तो 4 कॉइन्स को टॉस किया एक ही टाइम पे, तो किसी का तो हेड अप आएगा, किसी का टेल अप आएगा। अगर मैं ये बाउंड कर दूँ आपको कि ऐसे केसेस बताओ, मतलब हमारे पास 3 हेड्स अप हैं, एक टेल अप है, तो फिर वो 3 हेड अप और एक टेल अप वाले ही केसेस आप बनाओगे अलग अलग। जैसे अगर हम इसको बनाए ना, 3 हेड अप हो और एक टेल अप हो, तो उसके केसेस हमारे तो 4 कॉइन है, 4 तो हमारे पास केसेस बनेंगे। 3 हेड्स अप का एक तो ये कि फर्स्ट 3 पे हेड अप है, जो 4th है उस पर टेल अप है, या फिर फर्स्ट 3rd और 4th पे हेड अप है, सेकंड पे टेल अप है, या फिर जो है 3rd वाले पे टेल अप हो या फर्स्ट वाले पे टेल अप हो। तो इस टाइप से इसकी जो पॉसिबिलिटी है, जब मैंने कंडीशन लगा दी कि 3 हेड अप और एक टेल अप, तो उसमें तो ये 4 ही केसेस पॉसिबल है। और वैसे हमारे पास टोटल केसेस इसमें बनेंगे 2⁴, वैसे तो ये बनेंगे हमारे पास 4 पॉइंट्स के लिए, बट जब पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी तो उसमें 4 ही पॉसिबल है। तो ये जो 4 केसेस हैं ये फेवरेबल इवेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसिव इवेंट्स।
सक्सेसिव मतलब जब एक दूसरे के बाद इवेंट हो, एक हो उसके बाद नेक्स्ट इवेंट हो, तो वो हमारे पास सक्सेसिव इवेंट होता है। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा इवेंट एक दूसरे के बाद हो रहे हैं, जैसे फर्स्टली एक परफॉर्म हुआ देन दूसरा, इस टाइप से। जैसे हमने दो कॉइन्स को टॉस करना है, वन आफ्टर द अदर कह दो मैं, मतलब पहले एक फिर दूसरा, तो वो सक्सेसिव इवेंट्स हुआ। नेक्स्ट टर्म है साइमल्टेनियस इवेंट। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा। तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा इवेंट जो एक ही टाइम पे सेम टाइम पे इकट्ठे परफॉर्म होते हैं वो होते हैं साइमल्टेनियस इवेंट्स। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब एक का होना दूसरे के होने पे इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इसका एग्जांपल लीजिए, सपोज एक बैग है, उसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं एंड 7 ब्लू बॉल्स हैं। मान लीजिए 4 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स हैं किसी बैग में। अब मैं आपसे ये कह दूँ कि उस बैग में से हमने कोई एक बॉल निकाली है, ठीक है, और जो बॉल निकाली है सपोज वो रेड है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होएगी रेड होने की 4/11, ठीक है, और फिर उसको वापस डाल दिया हमने बैग में। वापस डालने के बाद एक बॉल दोबारा हमने विड्रॉ की है, तो जो हमने सेकंड टाइम बॉल निकाली है उसके निकालने पे क्या उसका जो पहले निकाली थी वो इन्फ्लुएंस करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी पे? नहीं करेगी, क्योंकि वापस से डाल दी तो सिचुएशन तो सेम ही बन गई थी पहले वाली। तो ये तो है इंडिपेंडेंट इवेंट। बट अगर मैं ये कह दूँ कि जो फर्स्टली हमने बॉल निकाली, कोई भी रेड या ब्लू जो भी निकाले, उसको वापस नहीं उसमें डाला, उसको निकाल के रखा है और फिर दूसरी बॉल और निकाल ली, इससे क्या होगा, जो दूसरी बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड होएगी, और अगर वापस डाल देते तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था फर्स्ट वाली को निकालने से। बट अगर वापस नहीं डाली तो उसकी जो सेकंड टाइम बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, मतलब सेम नहीं रहेगी पहले वाली की, ठीक है, तो उससे इफेक्ट होता है। तो ये है हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस होते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका जो सेट होता है उसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोइन को टॉस किया तो 2 इवेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ हेड या टेल अप, तो इसलिए इसका जो सैम्पल स्पेस है उसको हम क्या होगा हमारे पास, वो एच या पी, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या हेड अप या टेल अप। ओके, तो ये है कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दिस यूनिट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास रही। आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, और जो हम डेली करेंगे आप उसको साथ साथ पढ़ते रहिए, सो दैट आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझने में प्रॉब्लम ना आए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल, ये जो स्टैटिस्टिकल और प्रायर प्रोबेबिलिटी है इसमें रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। फिर हम मैक्रो स्टेट्स माइक्रो स्टेट्स इन पे आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। थैंक यू।